कहानी की शुरुआत में हम किंग एनलेफ को अपने योद्धाओं के साथ नाव पर सवार पाते हैं, जो नॉर्थम्ब्रिया पहुंचते ही मारकाट मचाने लगते हैं। तभी सिपाही एक जासूस को पकड़कर किंग एनलेफ के पास लाते हैं, जो उसी की बेटी एस्ट्रिड होती है। किंग एनलेफ ने ही उसे यहाँ जासूसी करने भेजा था, ताकि वो बिना किसी दिक्कत के नॉर्थम्ब्रिया में घुस पाए। किंग एडवर्ड मरा या नहीं पूछने पर एस्ट्रिड बताती है कि जैसी उनकी परिस्थिति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी मर सकते हैं। किंग एडवर्ड के मरने से ही किंग एनलेफ नॉर्थम्ब्रिया में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा। इसलिए किंग एनलेफ किंग एडवर्ड के दुश्मन राज्यों को संधि प्रस्ताव भिजवाता है और अपनी बेटी एस्ट्रिड को विंचेस्टर लौटकर वहां की गतिविधियों पर नजर रखने को कहता है। कहानी अब विंचेस्टर की ओर बढ़ती है। किंग एडवर्ड के मरते ही उसके बेटे एल्फ्रेड की नजर विंचेस्टर की सिंहासन पर होती है। वहीं किंग एडवर्ड का दूसरा बेटा एथेल्स्टैन अपने पिता के मौत से अनजान तीरथ पर उनकी लंबी जिंदगी की तमन्ना में निकला है। एल्फ्रेड के लोग किंग एडवर्ड की पत्नी और उसके बेटे एडमंड को मार न डाले, ये सोचकर उनका सबसे खास सहायक एल्डम दुश्मनों से बचाते हुए उन्हें लॉर्ड ऊट्रेड के पास बेबनबर्ग ले जाता है। रानी को लेकर एल्डम के बेबनबर्ग पहुंचते ही ऊट्रेड को पूरी कहानी पता लग जाती है। ऊट्रेड ने एथेल्स्टैन की रक्षा करने की शपथ ली है। किंग एडवर्ड के बाद एथेल्स्टैन तख्त का असली अधिकारी है, पर यह भी सच है कि एल्फ्रेड विंचेस्टर को हथियाने के लिए अपनी सेना बढ़ा रहा है। इसलिए ऊट्रेड एलिसबर्ग पहुंचकर एल्फ्रेड को पकड़ने की नीति बनाता है, ताकि एथेल्स्टैन विंचेस्टर सुरक्षित पहुंच सके और उसकी ताजपोशी हो सके। बेबनबर्ग से रवाना होते वक्त ऊट्रेड की सबसे करीबी इंग्रिड 7 बादशाहों के मरने की भविष्यवाणी करती है, जिनमें से एक ऊट्रेड भी हो सकता है। पर ऊट्रेड को राजपाट में कभी रुचि रही ही नहीं, इसलिए उसने खुद को बेबनबर्ग का बादशाह कभी घोषित ही नहीं किया। तभी रानी एडगिफू ऊट्रेड को एथेल्स्टैन के बारे में कुछ बातें बताती है। वो कहती है कि एथेल्स्टैन अब पहले जैसा नहीं रहा, उसकी विचारधारा पूरी तरह बदल चुकी है। ऑसवर्ल्ड के संप्रदाय ने धर्म के नाम पर उसकी सोच को भटका दिया है और एल्डम भी इस बात की गवाही देता है। पर ऊट्रेड उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए महत्व नहीं देता है और विंचेस्टर के लिए रवाना हो जाता है। सहायक द्वारा पिता की मृत्यु और विंचेस्टर में चल रही गतिविधियों के बारे में जानने के बाद भी एथेल्स्टैन के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिखाई पड़ती है। वो धर्म के रास्ते पर है और धर्म का पालन करते हुए ही वो आगे की रणनीति बनाएगा। इसलिए इंगलमुंडर बाइबल में झांक कर बताता है कि यीशु चाहते हैं कि एथेल्स्टैन जंग करे। इस आदेश के साथ एथेल्स्टैन जंग करने और तख्त पर अधिकार करने के लिए रवाना हो जाता है। एल्फ्रेड जंग चाहता है, एथेल्स्टैन नाजायज है और वो जायज। इस हक से तख्त का असली अधिकारी वो है, एथेल्स्टैन नहीं। लेकिन एल्फ्रेड जंग का आदेश देता उससे पहले ही ऊट्रेड और उसके साथी दरवाजे पर कब्जा जमा चुके होते हैं। ऊट्रेड एल्फ्रेड को समझाकर जंग रुकवाता है, ताकि भाइयों के बीच तख्त को लेकर खून खराबा ना हो जाए। ऊट्रेड की बात मानकर एल्फ्रेड हथियार डाल देता है, पर एथेल्स्टैन हथियार डालने का ढोंग करके अपने भाई एल्फ्रेड की जान ले लेता है। ऊट्रेड कुछ करने की सोच पाता, तब तक एथेल्स्टैन की सेना किले में घुसकर कत्लेआम मचा देती है। सिपाहियों के साथ किले में रहने वाले मासूम लोगों को भी एथेल्स्टैन के सिपाही गाजर मूली की तरह निर्ममता से काट डालते हैं। ऐसा क्यों किया? ऊट्रेड के पूछने पर एथेल्स्टैन जवाब में कहता है कि अगर आज वो एल्फ्रेड को नहीं मारता तो वो दोबारा कोई न कोई साजिश करता, इसलिए उसने एल्फ्रेड को मारकर ये किस्सा ही खत्म कर दिया। एथेल्स्टैन के साथ एक अनजान शख्स को देखकर ऊट्रेड उसका परिचय पूछता है। एथेल्स्टैन उसका नाम इंगलमुंडर बताता है और ये भी कि वो एथेल्स्टैन का सबसे करीबी दोस्त है। वादे के मुताबिक इंगलमुंडर ऊट्रेड से बेबनबर्ग एथेल्स्टैन को सौंपकर अपनी वफादारी साबित करने को कहता है। इंगलमुंडर की ऐसी बातें सुनकर ऊट्रेड को उस पर शक सा होने लगता है। अब तक विंचेस्टर में जो भी हुआ उसकी जानकारी किंग एनलेफ को अपनी बेटी एस्ट्रिड के द्वारा मिल जाती है। किंग एनलेफ उसे दोबारा विंचेस्टर वापस लौटने और जासूसी करते रहने को कहता है। एथेल्स्टैन धीरे धीरे सभी राज्यों को हड़प रहा है। रॉनवोल्डर के गुजरते ही एथेल्स्टैन एफोरवीच को भी हड़प लेता है, पर वहाँ के लोग ऊट्रेड को अपना लॉर्ड मानते हैं। ये जानते हुए भी एथेल्स्टैन ऐसा कैसे कर सकता है, जिस पर उसका साथी ऊट्रेड को बेबनबर्ग का बादशाह बनने की सलाह देता है। मगर ऊट्रेड बादशाह बनने की बात से इनकार करता है और इस वक्त एफोरवीच में क्या चल रहा है ये पता करने के लिए निकल जाता है। एफोरवीच पहुंचते ही ऊट्रेड देखता है कि एथेल्स्टैन के लोग सबका शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो एथेल्स्टैन को समझाने का प्रयास करता है कि धर्म के नाम पर वो अधर्म कर रहा है और ये बात उसके समझ में नहीं आ रही है। ऊट्रेड जानता है कि ये सब इंगलमुंडर का किया धरा है। वो आस्था के नाम पर एथेल्स्टैन को भटका रहा है, पर एथेल्स्टैन इंगलमुंडर के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता है और गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है।
आगे मालूम पड़ता है कि इंगलमुंडर ऊट्रेड को धर्म विरोधी घोषित करके अपने लोगों को उसकी हत्या करने के लिए उकसाकर बेबनबर्ग के लिए रवाना हो जाता है। पर एल्डम किसी तरह से ऊट्रेड तक ये जानकारी पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही ऊट्रेड भी अपने साथियों के साथ बेबनबर्ग के लिए रवाना हो जाता है। इन सारी गतिविधियों पर एस्ट्रिड अपनी नजरें बनाए रखती है और एल्डम ने ही ऊट्रेड को भागने में मदद की बता देती है, जिसके बाद एथेल्स्टैन गद्दार करार देकर अपने सबसे वफादार सहायक एल्डम को ही सूली पर टांग देता है। एल्डम की मदद से ऊट्रेड इंगलमुंडर से पहले बेबनबर्ग पहुंच जाता है और उसे बंदी बनाकर एथेल्स्टैन से नॉर्थुम्ब्रिया पर हमला और धर्म परिवर्तन न करने का शर्त रखता है। पर चालाक इंगलमुंडर कारागार में रहते हुए ही षड्यंत्र रचना जारी रखता है और बेबनबर्ग की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर ऊट्रेड को एथेल्स्टैन के हाथों पकड़वा देता है। बेबनबर्ग एथेल्स्टैन के हवाले करने की बात पर ऊट्रेड आपत्ति जताता है, पर ऊट्रेड ने सदा ही एथेल्स्टैन की हिफाजत की है, इसलिए ऊट्रेड को ना मारकर सिर्फ उसका राज्य छीनकर एथेल्स्टैन उसे तड़ीपार कर देता है। अपने ही राज्य से बेदखल हुआ ऊट्रेड निरंतर संघर्ष करता है और वहीं एथेल्स्टैन स्कॉटलैंड पर हमला करके हजारों बेगुनाहों की जिंदगी खाक कर देता है। आगे हम देखते हैं कि सर्दी से ठिठुरते हुए ऊट्रेड को कुछ योद्धा औरतें मिलती हैं, जो उसे किंग एनलेफ और बाकी के बादशाहों के बीच चल रही सभा में ले जाती हैं। सभी बादशाह अपने साम्राज्य को बचाने के लिए एथेल्स्टैन के खिलाफ लड़ने की योजना बनाते हैं, पर ऊट्रेड चाहकर भी उन्हें रोकने की सोच नहीं पाता है, क्योंकि इंगलमुंडर के बहकावे में आकर एथेल्स्टैन सारी हदें पार कर चुका है। लेकिन इसके बाद भी जंग को टाला जा सकता है। एक अकेले एथेल्स्टैन को मारकर जंग में मरने वाले हजारों सैनिकों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए किंग एनलेफ ऊट्रेड को एथेल्स्टैन से सुलह करके उसे धोखे से मारने को कहता है। उसी वक्त इंगलमुंडर किंग एनलेफ से मिलने आता है और हमें पता लगता है कि इंगलमुंडर किंग एनलेफ के कहने पर ही एथेल्स्टैन को बहकाकर नफरत की आंख फैला रहा है और ब्रिटेन के सभी बादशाहों को उसके खिलाफ कर रहा है। किंग एनलेफ के कहने के मुताबिक ऊट्रेड एथेल्स्टैन से मिलने तो जाता है, पर उसे मारने की जगह इंगलमुंडर और किंग एनलेफ की मिली भगत के बारे में बताता है। ऊट्रेड बताता है कि इंगलमुंडर किंग एनलेफ का जासूस है। किंग एनलेफ के कहने पर ही वो उसे बहका रहा है। एथेल्स्टैन को ऊट्रेड की बातें बेबुनियादी लगती हैं। एथेल्स्टैन इंगलमुंडर को ईश्वर का परम भक्त मानता है, जिस पर ऊट्रेड कहता है कि ईश्वर के आड़ में ही वो एथेल्स्टैन को भटकाकर ब्रिटेन के बादशाहों से संधि करके उन्हें जंग के लिए तैयार कर रहा है। एथेल्स्टैन अब और कुछ नहीं सुनना चाहता है। इंगलमुंडर उसका सबसे वफादार दोस्त है, ये कहकर एथेल्स्टैन ऊट्रेड को धक्के मारकर किले से बाहर निकाल देता है। 7 बादशाहों की मौत की भविष्यवाणी करने वाली इंग्रिड के साथ पूरे बेबनबर्ग की तबाही देखकर ऊट्रेड को इसके पीछे किंग एनलेफ के हाथ होने का यकीन हो जाता है। इसके बाद ऊट्रेड अपने साथियों के साथ विरल पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एथेल्स्टैन से होती है। एथेल्स्टैन को इंगलमुंडर की सच्चाई का पता लग चुका है, कैसे इंगलमुंडर ने उसे बहकाकर अपने ही लोगों का दुश्मन बनाया। ये सोचकर एथेल्स्टैन मन ही मन पछताता है। अब एथेल्स्टैन के खिलाफ 6 फौजें जंग करने को सज्ज है, जिस पर ऊट्रेड अपनी वफादारी साबित करते हुए जंग में एथेल्स्टैन का साथ देने का वादा करता है। रणनीति बनाकर ऊट्रेड अपने सिपाहियों के साथ जंग के मैदान में उतर आता है, लेकिन किंग एनलेफ की सेना को देखकर ऊट्रेड के सिपाही थर्राने लगते हैं। तभी दूसरी ओर से एथेल्स्टैन को अपनी सेना के साथ आते देख ऊट्रेड की सेना का बल बढ़ जाता है। आगे ऊट्रेड रणनीति के मुताबिक सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है। ऊट्रेड की सेना डरकर भाग रही है, ये सोचकर किंग एनलेफ अपनी सेना को हमला करने का आदेश दे देता है। ऊट्रेड निरंतर अपनी सेना को पीछे हटते रहने को कहता है, जबकि एथेल्स्टैन अपनी सेना के साथ कदम आगे बढ़ाया जाता है। देखते ही देखते किंग एनलेफ की सेना उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और एक एक करके ऊट्रेड और एथेल्स्टैन के सैनिक मरने लगते हैं। इसके बाद भी ऊट्रेड अपनी रणनीति पर अड़िग रहता है और सैनिकों को पीछे हटते रहने का आदेश देते रहता है। तभी इंगलमुंडर पर नजर पड़ने से एथेल्स्टैन का खून खौल उठता है, जिससे वो और तेजी से आगे बढ़कर इंगलमुंडर तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन एथेल्स्टैन के ऐसा करने से किंग एनलेफ की सेना कतार को तोड़ते हुए अंदर घुस आती है और तभी ऊट्रेड जंगल में छिपी अपनी सेना को आक्रमण करने का इशारा देता है। ऊट्रेड की इस योजना से पूरे जंग का पासा ही पलट जाता है। किंग एनलेफ के सैनिक मरने लगते हैं, उसकी सेना परास्त होने लगती है। नतीजतन किंग एनलेफ को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है, पर जंग में ऊट्रेड बुरी तरह जख्मी होकर ढेर हो जाता है। बादशाहों की संतानें जो भविष्य में बादशाह बनते मारे जाते हैं। किंग एडवर्ड और उसके बेटे एल्फ्रेड को मिलाकर
कुल 6 बादशाह मरते हैं और इस तरह से भविष्यवाणी पूरी तरह सच साबित नहीं हो पाती है। धर्म के नाम पर उकसाने और धोखा देने के लिए एथेल्स्टैन इंगलमुंडर को मौत की सजा देता है। एथेल्स्टैन के वापस सही रास्ते को चुनने पर वादे के मुताबिक ऊटरेड बेबनबर्ग सहित पूरे नॉर्थम्ब्रिया को उसके हवाले कर देता है। वहीं एडमंड को तख्त हासिल हो, इसलिए एथेल्स्टैन शादी करके वारिस ना पैदा करने की शपथ लेता है और इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी सीरीज को एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में यस ब्रो जरूर लिखिएगा। टिल देन गुड बाय।